नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी से मुलाकात की है फिल्म निर्देशक प्रकाश झा ने। सीएम आवास पर दोनों की मुलाकात हुई है। नोएडा में प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई है। नोएडा में योगी सरकार फिल्म सिटी का निर्माण करवा रही है, लिहाजा इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। प्रकाश झा फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं। आज उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात की है। चर्चा इस बात को लेकर हुई है कि नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी में क्या कुछ सुविधाएं होनी चाहिए, कैसे उस फिल्म सिटी को और बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है, वो विश्व स्तरीय फिल्म सिटी के नाम से जानी जाए, इस दिशा में कैसे काम किया जा सकता है। इन्हीं तमाम मसलों को लेकर ये बातचीत हुई है। इससे पहले भी कई फिल्मी हस्तियों ने सीएम योगी से मुलाकात की थी और इसी कड़ी में आज प्रकाश झा भी मुलाकात करने के लिए सीएम योगी के पास पहुंचे। सौभाग्य रहा कि महाराज जी, मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ हमारी मुलाकात हुई। उनके जो विचार हैं वो बहुत ही दूरदर्शी विचार हैं और प्रदेश में जो एक वातावरण बन रहा है फिल्मों के प्रति, एंटरटेनमेंट के प्रति, वो बहुत ही उत्साहवर्धक है और इसमें हम सब का सहयोग रहेगा। और यहाँ से तो मैं पिछले 3 वर्षों से लगातार काम कर रहा हूँ जब तक, और जिस तरह से प्रशासन, जनता और यहाँ के कलाकारों से सहयोग मिलता रहा है, मुझे पूरी संभावनाएं दिखती हैं और मैं समझता हूं कि ये सफल ही नहीं होगा, ये बहुत आगे तक जाएगा और उत्तर प्रदेश में मैं बहुत ही उज्जवल भविष्य देख रहा हूं। और लखनऊ से हमारे सहयोगी अजीत सिंह इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास इस मुलाकात को लेकर? देखिए, बिल्कुल फिल्म सिटी को ऐलान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से थोड़ी देर पहले फुल जो फिल्म के मशहूर डायरेक्टर का निर्देशक हैं प्रकाश झा, उन्होंने मुलाकात की है अमित, और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि हम उत्तर प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री को लेकर उत्साहित और हमने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उनके जो भावावर्धक तरीके हैं, जो जिस तरह वो बात करते हैं, काम करने का जो अंदाज है, सहयोग जो उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है, हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं और हम पिछले कई वर्षों उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के थे, जहां अक्षय कुमार, मधु बड़ारकर से लेकर कैलाश, बड़े बड़े कलाकारों से उन्होंने मुलाकात की थी, उद्योगपतियों से मुलाकात की थी। उत्तर प्रदेश में 2000 एकड़ में फिल्म सिटी बनने नोएडा के जेवर के इलाके में, लिहाजा उसकी तैयारियां योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से की जा रही है। तो इस सिलसिले में जो मशहूर डायरेक्टर निर्देशक हैं प्रकाश झा, जिन्होंने मुलाकात की, आधे घंटे की मुलाकात उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई है और कई सारे इशूज है उत्तर प्रदेश में जो अब उनको सहयोग दिया जाता है, जो दिया जाता है, विकास परिषद योगी आदित्यनाथ ने बनाया, इन सब कई सारे इशूज को लेकर आज बात हुई और प्रकाश झा ने साफ तौर पर कहा कि हम संतुष्ट हैं और उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी में हमारा पूरा सहयोग रहेगा और यहाँ के लोगों का और यहाँ की सरकार हमारे साथ खड़ी है। अमित, अजीत, सीएम योगी चाहते हैं कि नोएडा की फिल्म सिटी विश्व स्तरीय फिल्म सिटी हो, क्या इसको लेकर भी प्रकाश झा की तरफ से कोई सुझाव दिया गया है क्या? देखिए, बिल्कुल आधे घंटे की उन्होंने एक दिन पर बात की कि आखिर मुंबई की जो सिटी है वो कितनी बेहतर है, उससे बेहतर और नोएडा में जो फिल्म सिटी बनने जा रहे हैं वो, क्योंकि वो चाहते हैं कि दुनिया की बेहतर फिल्म सिटी बने। तो निश्चित तौर पर जो जितने कलाकार हैं, जब वो अक्षय कुमार से मिले थे, कैलाश खेर से मिले थे और कई सारे जो फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनसे उन्होंने मुलाकात की। तो इस पर बात की, राज प्रकाश झा से भी उन्होंने लंबी चौड़ी बात की, कम से कम 12 से 15 बिंदु पर कि आखिर फिल्म सिटी पर क्या क्या करना चाहिए। जो एक मॉडल बनाया है अमित नोएडा में जो फिल्म सिटी बननी है जेवर और ग्रेटर नोएडा के बीच, उसके बारे में भी डिस्कशन किया गया, जिसका ड्राइंग है उसको लेकर भी सीएम ने चर्चा की जो है प्रकाश झा से। तो एक बड़ी और अहम बात करती के लिए और प्रकाश झा और फिल्म से जुड़े लोगों के लिए आज जो सीएम से मुलाकात हुई है। अमित, बहुत शुक्रिया अजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर आगरा से, जहां पर पीएम मोदी कल मेट्रो का वर्चुअल शिलान्यास करने वाले हैं। पीएम मोदी दिल्ली से रिमोट का बटन दबाकर आगरा मेट्रो का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। 1 घंटे के समारोह के दौरान आगरा में सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की उपस्थिति भी रहेगी। बता दें कि आगरा मेट्रो का जाल शहर में 30 किलोमीटर का होगा। 2 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। पहला कॉरिडोर ताजमहल से सिकंदरा तक 14 किलोमीटर का होगा, वहीं दूसरा कॉरिडोर 16 किलोमीटर लंबा होगा। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारी आगरा पहुंच चुके हैं और परियोजना के शिलान्यास की तैयारियों का वो जायजा ले रहे हैं।
के चौथे सबसे बड़े शहर आगरा में मेट्रो का कल शिलान्यास रखा जा रहा है। 2016 में देखिए इसकी फिजिबिलिटी भी बात हुई थी और 19 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई थी और कितनी जल्दी हमारा इस टाइम हर काम इतनी तेज़ी से एक्शन ले लेता है कि उसका उदाहरण एक हमारी मेट्रो ही है। से हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, कई वर्षों का सपना साकार होने जा रहा है, कल पीएम मोदी वर्चुअल शिलान्यास करेंगे, कैसी तैयारियां हैं, क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल अमित, एकदम उत्सव जैसा माहौल है और साथ साथ कोरोना के नियमों का पालन भी किया जा रहा है, इसलिए लिमिटेड लोगों को एंट्री मिलेगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां आएंगे, साथ ही साथ जो केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी वो भी आएंगे, तो इनकी मौजूदगी रहेगी आगरा शहर में। और प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से रिमोट का बटन जब दबाएंगे तो यहाँ मेट्रो प्रोजेक्ट का अनावरण हो जाएगा। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जाएंगे और जो है शिलान्यास करेंगे। जो पहला स्टेशन बनने वाला है ताज पूर्वी गेट, तो उसका शिलान्यास करेंगे। तस्वीरें अमित दिखाना जरूरी है कि तैयारियां क्या है। तो आप देखिए, ये ग्राउंड है, पीएससी का ग्राउंड है और यहाँ दिन रात तैयारियां की जा रही हैं और तैयारियों को आज रात तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा, क्योंकि सीएम योगी कल यहाँ आ जाएंगे। तो बड़ी मांग थी ताज के शहर के लोगों की। दरअसल हुआ क्या था कि पिछले कई दशक से आगरा में कोई ऐसा विकास कार्य नहीं हुआ था जिसको लोग ढंग से याद रख सके, लेकिन शहर के अंदर मेट्रो की जब घोषणा हुई थी कि आगरा में मेट्रो चलेगी तो हर्ष का माहौल था और बड़ी जल्दी ही यह सपना साकार होने जा रहा है। सीधे सीधे जो प्रोजेक्ट है ये 8,000 करोड़ से अधिक का प्रोजेक्ट है और आगरा मेट्रो के 2 कॉरिडोर बनेंगे। पहला कॉरिडोर जो है उसका काम शुरू होने जा रहा है और ये ताजमहल पूर्वी गेट से लेकर के सिकंदरा स्मारक तक जाएगा। 14 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी और इसके लिए बैरिकेडिंग का काम भी पूरा कर लिया गया। जो काम होंगे उसकी बैरिकेडिंग हो गई है, मशीनें आ चुकी हैं, अधिकारी आ चुके हैं। सिर्फ इंतजार है कि पीएम मोदी रिमोट का बटन वहां से दबाएंगे और यहाँ सीएम योगी आधारशिला भी रखेंगे मेट्रो स्टेशन की। तो व्यापक स्तर पर तैयारियां, बड़ा कार्यक्रम और ताज के शहर के लोगों का एक बड़ा सपना पूरा करने जा रही है सरकार। साथ ही बताना यह भी जरूरी है कि 2 साल के अंदर मेट्रो दौड़ेगी आगरा में, यह संकल्प लिया गया है और इसी के तहत कार्य किया जा रहा है। और 2022 में आगरा के कम से कम 6 स्टेशन तैयार हो जाएंगे और आगरा पूर्वी गेट, ताज का जो पूर्वी गेट है, यहाँ से लेकर के लोग मेट्रो यात्रा का आनंद ले सकेंगे। ये अच्छी बात है कि 2 साल की डेडलाइन तय की गई है, 2 साल बाद आगरा में भी मेट्रो दौड़ने लग जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर गाजीपुर में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी गणेश दत्त मिश्रा की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया गया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के चंदन नगर इलाके में ये 6 मंजिला इमारत बनी हुई थी। नक्शे के अनुरूप इस इमारत का निर्माण नहीं करवाया गया था। मुख्तार के करीबी की बिल्डिंग है। गणेश दत्त मिश्रा की इमारत पर अब प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया है। मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी माना जाता है गणेश दत्त मिश्रा को। गणेश मिश्रा की 6 मंजिला इमारत अब जमींदोज हो गई है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पाए। इस वक्त 2 तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। यही वो 6 मंजिला इमारत है जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। आरोप के मुताबिक प्राधिकरण से इस बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं करवाया गया था, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किया गया और अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी हो रही है। आप देखिए पहली तस्वीर में कैसे पूरी इमारत को जमींदोज कर दिया गया और दूसरी तस्वीर प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ही इमारत पर बुलडोजर चलवाया गया है। मनीष हमारे साथ गाजीपुर से जुड़ चुके हैं। मनीष, और क्या जानकारी आपके पास इस खबर से जुड़ी हुई? अमित, आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के बेहद खास करीबी गणेश दत्त मिश्रा की बिल्डिंग का आज ध्वस्तीकरण किया गया है। गणेश दत्त मिश्रा बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के अवैध रियल एस्टेट कारोबार का एक तरफ से मैनेजर था और गाजीपुर शहर के सदर कोतवाली क्षेत्र के चंदन नगर इलाके में इसकी एक 6 मंजिला इमारत थी जो अवैध तरीके से बनाई गई थी। पास नक्शे के अनुरूप इस बिल्डिंग का निर्माण नहीं किया गया था। जांच के बाद पाया गया था कि बिल्डिंग का निर्माण अवैध तरीके से किया गया है। तमाम खामियां थी, तमाम अनियमितताएं थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इस निर्माण के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था और आज सुबह ही कार्रवाई शुरू की गई थी। भारी संख्या में पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में इस बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण किया है।
मनीष, मुख्तार के सभी करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन क्या कोई नंबर भी है क्या कि अब तक कितने करीबियों पर शिकंजा कसा जा चुका है, कितनी इमारतों को ध्वस्त किया जा चुका है, या फिर कितनी संपत्तियों को अब तक कुर्क किया गया है, जब्त किया गया है? अमित, आपको बता दें कि पिछले कई माह से लगातार योगी सरकार के एंटी माफिया अभियान के तहत गाजीपुर में मुख्तार अंसारी, उसके परिजनों, उसके करीबियों, उसके सहयोगियों, उसके मददगारों के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक तमाम लोगों के 10 लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं। इनके करीबियों और मददगारों को की अवैध बिल्डिंगें गिराई जा चुकी हैं। इससे पहले भी मुख्तार अंसारी के होटल गजल पर बुलडोजर चला था, अवैध निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया था। और उसके पूर्व मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी डॉक्टर आजम सिद्दीकी के मेडिकल ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बात करते हैं किसान आंदोलन की, जिसका आज 11वां दिन है। किसानों की सिंधु बॉर्डर पर बैठक अभी भी जारी है। बैठक में आंदोलन की रणनीति पर विचार विमर्श किया जा रहा है। नोएडा दिल्ली चिल्ला बॉर्डर बंद है। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। 8 तारीख को किसान भारत बंद का ऐलान भी कर चुके हैं। और इस बीच आज भी सिंधु बॉर्डर पर किसानों की बैठक चल रही है। इस बैठक में चर्चा इस बात पर की जा रही है कि आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। 8 तारीख को जो भारत बंद का ऐलान किया गया है उसको कैसे प्रभावी बनाया जाए। इन्हीं तमाम बिंदुओं पर किसान इस वक्त चिंतन मंथन कर रहे हैं। और इस वक्त 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो दिल्ली नोएडा बॉर्डर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, चिल्ला बॉर्डर की, और गाजियाबाद बॉर्डर पर भी कैसे पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। किसान वहां पर भारी संख्या में डटे हुए हैं। वो भी चर्चा कर रहे हैं कि यहां से आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। और दूसरी तरफ पुलिस का यह प्रयास है कि किसानों को समझाया जाए, आगे बढ़ने से रोका जा सके, किसी प्रकार की कोई अराजक स्थिति ना उत्पन्न होने पाए। ये प्रयास भी पुलिस और प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। और चिल्ला बॉर्डर से हमारे सहयोगी अनिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? आज किसानों की क्या रणनीति है? क्या उनसे संवाद का कोई प्रयास अब भी किया जा रहा है या फिर 9 तारीख का इंतजार किया जा रहा है जब फिर से बैठक होगी? जी बिल्कुल, यहाँ जो किसान मौजूद है उनका साफ तौर पे कहना ये है कि सरकार के साथ कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन उनमें उनका कोई हल निकल कर नहीं आया है। जो सरकार की जो बातें कही गई सरकार की तरफ से कि इनमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, इनमें संशोधन किया जा सकता है, उसको लेकर बिल्कुल भी किसान तैयार नहीं है। यही कारण भी है किसान अभी भी यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा फिलहाल कि जहाँ पर किसान बैठे हुए हैं और अगली रणनीति तय कर रहे हैं। हालांकि इनका कहना ये है जो सिंधु बॉर्डर पे जो वार्ता चल रही है, वार्ता चलने के बाद जो निर्णय लिया जाएगा वही अंतिम निर्णय होगा। तकरीबन 2 बजे के करीब इनके पास जो भी आदेश आएगा उसी आदेश को मानते हुए ये अगली रणनीति तय करेंगे। इनका साफ तौर पर कहना यही है कि किसान इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है, क्योंकि किसान कई बार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलता है। यही कारण भी रहा कि धरती पुत्र को आज धरती पर बैठना पड़ा, जाम लगाना पड़ा, अब अलग अलग जगह धरना प्रदर्शन करना पड़ा इस बार। लेकिन जो आर पार की लड़ाई है उसमें इनका साफ तौर पर कहना यही है कि किसान घर से अपना पूरा राशन लेकर निकले हैं, पूरी तैयारी लेकर निकले हैं। इस बार अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो दिल्ली की तरफ भी वो लोग कूच करेंगे। लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगर सरकार उनकी बातें मान लेती तो इनका ये धरना प्रदर्शन यही खत्म भी हो जाएगा। जी अमित, साथ हम अनिल का भी रुख कर लेते हैं। अनिल, आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी है? अनिल, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? जी जरूर, आपकी आवाज मुझे स्पष्ट आ रही है। क्या जानकारी है आपके पास? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं सीधे किसान से ही बात करके अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि क्या कुछ रणनीति आगे की इनकी रणनीति है, क्योंकि अब तक 5 दौर की बैठक हो चुकी है किसान संगठन और भारत सरकार के बीच, जो अब तक बेनतीजा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर का भी समय दिया है और किसान संगठनों से 9 दिसंबर में शामिल होने की बात कही है। आज लगातार 11वीं दिन है जब किसान आंदोलन कर रहे हैं। आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि 8 दिसंबर को भारत बंद का भी आप लोगों ने आह्वान किया है। देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, मानव प्रसाद जी के नेतृत्व में ये धरना है चिल्ला बॉर्डर पर,
और किसान विरोधी अध्यादेश को लेकर के है। जब तक हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भानु प्रताप जी की बात नहीं हो जाती है, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे और वहाँ हट भी जाएंगे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये कहना है कि आप इस किसान विरोधी बिल को वापस ले लो, किसान आयोग का गठन कर दो, स्वामीनाथन आयोग तो 2006 से लागू रिपोर्ट दे चुका है अपनी, उसे लागू कर दो, हम यहाँ से तुरंत वापस चले जाएंगे। अन्यथा जब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रधानमंत्री जी से सीधी बात नहीं हो जाती और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोई लिखित में आश्वासन नहीं देते। जिस तरह से आपने सुना कि कुछ और भी किसान हैं जो यहाँ पे लगातार डटे हुए हैं। कमोबेश हर किसान की एक ही बात है और एक ही मांग है कि सरकार मौजूदा कानून को वापस ले, अन्यथा किसानों का आंदोलन चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी। और एक बड़ी खबर बागपत से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 5 शातिर लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। लूट की योजना बनाते हुए वक्त ये गिरफ्तारी हुई है। लूट सहित कई मुकदमों में ये लोग वांटेड थे। बिनोली थाना पुलिस ने जंगल से इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर हम आपको बागपत से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 5 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग जब लूट की योजना बना रहे थे तभी पुलिस ने जंगल से इन बदमाशों को दबोच लिया। और एक बड़ी खबर जौनपुर से, जहां पर बोलेरो और बस में भीषण टक्कर हो गई है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। जलालपुर थाना क्षेत्र में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो बस है और बोलेरो गाड़ी जिनके आमने सामने की टक्कर हुई है और इस टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग ऐसे हैं जिनको गंभीर अवस्था में हायर सेंटर रेफर किया गया है। एक और बड़ी खबर कन्नौज से, जहां पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया है। एक्सप्रेसवे पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिल्ली से प्रतापगढ़ जा रहे थे सभी लोग। इसी दौरान ये कार हादसे का शिकार हो गई और 2 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना वैक्सीन आने वाली है, लेकिन उसके रखरखाव को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कहां इसे रखा जाएगा, कितना तापमान होगा और बहुत कुछ पूछा जा रहा है। इन्हीं सवालों के जवाब न्यूज़ 18 की टीम ने भी प्रयागराज में टटोलने की कोशिश की है, जहां पर वैक्सीन को रखने की तैयारी की जा रही है। देश में जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक कोरोना का खतरा टला नहीं है, लेकिन कुछ कंपनियां जो भारतीय हैं उनका ट्रायल तीसरे दौर में पहुंच गया है और अब इसके बाद तैयारी की जा रही है कि अगर वैक्सीन आती है तो किस तरह से उसको प्रिजर्व किया जाएगा। तो संगम नगरी प्रयागराज के भी जो अस्पताल हैं वो अब इसकी तैयारी में जुट गए हैं। वहाँ पर ऐसे फ्रीजर की व्यवस्था की जा रही है। ऐसा ही एक अस्पताल है नारायण स्वरूप अस्पताल, जहाँ के माइक्रोबायोलॉजी लैब में इस तरह का एक यहाँ पर फ्रीज़र लाया गया है जो कि वैक्सीन को रख सकता है, यानी कि उसमें प्रिजर्व किया जा सकता है और -70 से -80 डिग्री के टेम्परेचर पर उसको रखना। हम सीधे लैब में चलेंगे। और ये एक्सट्रैक्शन रूम है। एक्सट्रैक्शन रूम में इस मशीन को यहाँ पर रखा गया है, फ्रीज़र को रखा गया है और हम अंदर चलेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से यहाँ पर यह फ्रीज़र रखा गया है और कैसे इसमें वैक्सीन को सुरक्षित रखा जा सकता है, क्या उसका टेम्परेचर होगा। तो आप इस फ्रीज़र को देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा फ्रीज़र है और इसका इस समय टेम्परेचर 79.1 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस फ्रीज़र की जो क्षमता है वो -86 डिग्री पर ये रह सकता है और कोरोना वैक्सीन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो -80 डिग्री के आसपास होना चाहिए। सर ये बताएं कि किस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर तैयारी की है, अगर कोरोना की वैक्सीन आती है तो उसको इस तरह के फ्रीजर आपने मंगाए हैं और किस तरह की तैयारी है और कैसे रखा जाएगा, क्या उसके स्टेप्स होंगे? इनिशियल ये जो फ्रीजर हैं वो -70 to -80 डिग्री का एक और एक -20 डिग्री का फ्रीजर है, जो इनिशियल ये डायग्नोस्टिक लैब के तहत जो NABL के गाइडलाइन है, ICMR के गाइडलाइन है, उसके तहत ये मंगाए गए।
जो कि इस कोरोना वैक्सीन आने के बाद उनके रख रखाव, उनके प्रिजर्वेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। कि इसका जो वैक्सीन है वो लगभग 6 मंथ तक -70 डिग्री टेम्परेचर पर वाइबल है, फंक्शनिंग होता है। तो उसके लिए इस फ्रीजर की आवश्यकता है जो कि -70 टू -80 डिग्री तक टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। और उसके बाद जब कंपनी से किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आया तो -80 डिग्री पे, उसके बाद अगर यदि इसे सेंटर पे शिफ्ट करना है तो उसके लिए -20 डिग्री का ये फ्रीजर की आवश्यकता पड़ेगी। जब एक -20 डिग्री से निकल करके ये हमारे ड्राई आइस पैक में हमारे सब सेंटर पे जाएंगे, जहाँ की पब्लिक को, हाँ बिल्कुल, जहाँ पे पब्लिक को लगाया जाएगा उसके लिए फिर 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे रखना होगा और एज अर्ली एज पॉसिबल वैक्सीन को इंसान को जो है उसे लगा देना होगा। तभी कुल मिलाकर डॉक्टर साहब बात करें तो 3 चरण होंगे। एक चरण होगा कि जब वो मैन्युफैक्चर होगा, उसके बाद बड़े सेंटर्स तक आएगा, उसके बाद उसको छोटे सेंटर्स पे भेजा जाएगा और तीसरा चरण होगा जो पब्लिक को लगेगा। ये माने हम? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन वैक्सीन आने वाली है, इसका सबको इंतजार है और इसकी तैयारियां की जा रही हैं सरकार के स्तर पर भी, और जो प्राइवेट बड़े अस्पताल हैं वो भी इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, बड़े फ्रीजर मंगाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन जो है वो लगातार एक्टिव है, सभी वहाँ पे तैयारियां लगभग पूरी हैं उनके सेंटर पे। उसके साथ कुछ सेंटर पहले से, जहाँ की डायग्नोस्टिक लैब हैं, वहाँ पहले से ये इस तरह के फ्रीजर वो लगे हुए हैं जो फंक्शन कर रहे हैं। और बहुत कह सकते हैं कि लगभग तैयारियां हमारे जिला प्रशासन, हमारे प्रदेश के लेवल पे वो लगभग हो रखी हैं कि जैसे ही ये वैक्सीन आएगा उनके रख रखाव का, उनको मेंटेन रखने के सारी चीज़ें मेंटेन की। और डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि अभी कोरोना गया नहीं और खतरा टला नहीं है, तो लोग कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है कि आप सुरक्षित रहें और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। वैक्सीन आएगी तो निश्चित तौर पर उससे हमें राहत मिलेगी, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।